गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में मैंने 78 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम 79 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे और आज पूरा का पूरा जो पेपर है उसको कंप्लीट कर देंगे, चाहे कितना भी टाइम कंज्यूम क्यों ना हो। आज हम 125 क्वेश्चन पूरे खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, बाय whom the following definition of management was given? Management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and the cheapest way। आप एनसीईआरटी भी देखते हो तो सामने ही आपको ये सब मैनेजमेंट में सबसे ऊपर डेफिनेशन मिलती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है FW टेलर ने। यानी कि जो अलग अलग डेफिनेशन है, ज़्यादा नहीं तो जो एनसीईआरटी में मेंशन है एटलीस्ट उन सब जो भी डेफिनेशन है डिफरेंट ऑथर्स की, उनको आप मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये तो रट्टा मारने वाली चीज़ है, ये कोई अंडरस्टैंडिंग की चीज़ नहीं है। जितना आपके दिमाग में सेट हो सकती है, बार बार रीडिंग करोगे देन यू आर एबल टू मेमोराइज इट। बट एटलीस्ट जितनी डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है उतनी तो कर ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द गिवन सिचुएशन? फर्स्ट वन इज इनकम टैक्सेस ट्रेड एक्सपेंसेस। गलत है। इनकम टैक्स का ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो प्रॉफिट के ऊपर लगाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक शोन इन ट्राई बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। जो क्लोजिंग स्टॉक ट्राई बैलेंस में दिखाया जाता है उसको सीधा बैलेंस शीट में ले जाते हैं, ट्रू है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट इज नॉमिनल। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट नॉमिनल नहीं है, वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एडवांस रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर किसी कस्टमर से एडवांस रिसीव्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम। और इसको कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो ये भी क्या हो गया? गिवन सिचुएशन रो। करेक्ट पूछा था, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जितने भी एडजस्टमेंट के आइटम है उनकी ट्रीटमेंट आपको पता है दो जगह होती है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट वाला आइटम आपका ट्राई बैलेंस में गिवन है तो उसे एक ही जगह पे ले जाते हैं। अगर एक्सपेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो उसे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से में ले जाते हैं कुछ सिचुएशन में। और मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो इनको सीधा बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। इनको ये एज्यूम करते हैं कि ऑलरेडी क्या है? एडजस्टेड है। लेकिन अगर मान लो बेड डेप्स गिवन है तो बेड डेप्स को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। ये माना जाता है कि वो ट्रेडिंग में पहले से ही क्या है? माइनस है। तो ये चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखनी है। डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट इज एन एग्जाम्पल हो। फिक्स एसेट के ऊपर जो डेप्रिशिएशन है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? देखिए, फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिशिएशन हर साल चार्ज होता है, रिकरिंग नेचर का आइटम है। जितने भी रिकरिंग नेचर के आइटम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल आपको बताया था जिससे कि आपको क्या गेट होता है? कुछ एसेट गेट होती है, या फिर एसेट को एक्वायर करने के लिए सेम डे ऑफ परचेज पे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, उसकी वैल्यू इनहेंस करने के लिए एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, वो क्या होता है? कैपिटल। और डेफर्ड रेवेन्यू, एक बार एक्सपेंडिचर करके उसका लेस देन लॉन्ग पीरियड और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड एडवांटेज गेट होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिसको हम इंस्टॉलमेंट में स्लोली प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, अंडर कॉपीराइट एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। भाई अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो उस पर रॉयल्टी, जैसे कि कॉपीराइट बुक के केस में होता है, तो रॉयल्टी किस पे कैलकुलेट होती है? नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड। कितनी बुक पब्लिश की गई हैं उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, कितनी बुक्स बेची गई हैं, उससे रॉयल्टी कैसे निकालोगे जब तक उस बुक्स की वैल्यू नहीं पता होगी? क्योंकि रॉयल्टी किस पे निकाल जाएगी? सोल्ड बुक के प्राइस पे। टोटल कॉस्ट ऑफ बुक पब्लिश्ड, कॉस्ट से रॉयल्टी, अर्नर को उससे कोई मतलब नहीं है। उसको रॉयल्टी किस पे मिलती है? सेलिंग प्राइस पे। यानी कि टोटल सेल प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड कंसीडर किया जाता है। और जो भी पब्लिशर का फंडा होता है अपनी कॉस्ट कट करने के बाद जो रिमेनिंग है उसमें जो ऑथर है और जो पब्लिशर है उनकी शेयरिंग होती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट। बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक क्या रिप्रेजेंट करता है? एसेट रिप्रेजेंट करता है।
आपने देखा है कि जो बैलेंस होते हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज कि भाई मंथ के स्टार्टिंग में आपको 2000 रुपीज़ दिए गए, उसके बाद उस मंथ में आपने 1500 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर कर दिया पेटी एक्सपेंसेस के ऊपर, 500 बैलेंस बचा, उसको बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में आपको और 1500 दे देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, 2000 मेंटेन करने का टारगेट रखा हुआ है छोटे मोटे खर्चे के लिए। तो बैलेंस जो होता है बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और क्योंकि ये कंपनी के लिए यूजफुल है, किसी को पेमेंट नहीं करना, तो ये ना तो एक्सपेंसेस है ना लाइबिलिटी है, क्योंकि इसके अंदर से डायरेक्टली जो खर्चे हैं वो माइनस हो जाते हैं। अगर हम एक्सपेंसेस को दिखाना ही चाहते तो फिर हम पेटी नाम ही यूज नहीं करते। पेटी का मतलब क्या है कि आप जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस है उनको इस खर्चे से ले लो, और वो पेटी एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो क्या है, आपके लिए एक एसेट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, एडवर्टाइजिंग का क्या पर्पस होता है, इन्फॉर्म करना, यस। परसुएट करना, ये भी होता है। रिमाइंड करना, क्योंकि अगर कंपनी एडवर्टाइज नहीं करती है तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को भूल जाएंगे, तो टाइम टू टाइम वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में रिकॉल कराती रहती हैं। तो तीनों के तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है और कई बार हम इसमें एरर कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाय। देखिए, जो वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को, रिजर्व बैंक ऐसा कुछ नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर का रिलेशन नहीं है। कंफ्यूजन क्या है बी और सी में। अगर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी की हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है। ये क्रेडिट इंश्योरेंस, क्रेडिट जो होता है उसके ऊपर इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि इसको बोल सकते हो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस फैसिलिटी यानी कि जो इंश्योरेंस से रिलेटेड फैसिलिटी है, मान लो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, उसमें पेमेंट डिफॉल्टर होगी, तो उन चीज़ों का इंश्योरेंस करने का काम होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब एश्योरेंस दिलाने के लिए कि भाई पेमेंट आपको मिलेगी और आप पहले से इनसे इंश्योरेंस कराते हो, तो डिफॉल्टर की केस में कंपनी आपको पे आउट करती है। लेकिन ये किसी भी तरह की आपको फाइनेंशियल फैसिलिटी नॉर्मली नहीं प्रोवाइड करती। क्वेश्चन में पूछा है वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, इसलिए आंसर क्या होगा, कमर्शियल बैंक। इस तरह की फैसिलिटी सिर्फ कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि जब ये आया था बहुत बच्चों के मन में डाउट था कि बी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ऑप्शन सी ही होगा टेक्निकली, क्योंकि एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन का काम होता है इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट के ऊपर। बाकी वो किसी तरह की और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रेट इज द रेट एट विच। देखिए, बैंक रेट, रेपो रेट, ये वो रेट है जिसमें बोरो करते हैं मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो कमर्शियल बैंक है, आरबीआई से जिस रेट पे मनी बोरो करते हैं उसे बोलते हैं बैंक रेट और रेपो रेट। क्या कोई बताएगा मुझे रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ इकोनॉमिक्स कराते हुए आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट? और बहुत सारी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, वहाँ पे भी मैंने स्पेसिफाई फोकस किया हुआ है जब भी ये टॉपिक है। वेरी गुड, यस। जो शॉर्ट टर्म होता है उसमें हम रेपो रेट चार्ज करते हैं और लॉन्ग टर्म में बैंक रेट अप्लाई होती है। और दोनों का मोटो ये होता है कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से क्रेडिट लेते हैं उसे बोलते हैं रेपो रेट या बैंक रेट। बट डिफरेंस क्या होता है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के हिसाब से टर्मिनोलॉजी जो है अलग अलग यूज की जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से लेंड करता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई से कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये होगा रिवर्स रेपो रेट। कस्टमर से तो वो तो नॉर्मल सिनेरियो है, इससे कोई क्रेडिट कंट्रोल का, बोरो मनी फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से तो बैंक बोरो मनी नहीं करता, उनकी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है या डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करता है।
87 क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, जहाँ पे कंफ्यूजन है वहाँ मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, क्योंकि बहुत लोग कई बार पढ़ के भी समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों है आंसर। और ध्यान से आपने 70 बार एक चीज़ पढ़ी होती है, लेकिन स्टिल पेपर करते समय आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन, देखिए दो चीजें हैं, एक है कंपनीज एक्ट 2013, मैंने ये कंपनी पढ़ाते हुए भी बात पे फोकस किया था। इसमें जो एप्लीकेशन मनी होती है, एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, सेम नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी कि कम से कम एटलीस्ट इतनी एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए, मिनिमम 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। लेकिन अगर इसी चीज की बात हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बेस पे करें तो वो कहता है 25% ऑफ इशूड प्राइस। ध्यान दीजिएगा, 25% ऑफ इशूड प्राइस। अब दोनों में समझिए, मान लो एक शेयर है 100 रुपए का, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट इस 100 रुपए का 5% यानी कि कम से कम 5 रुपए एप्लीकेशन पे मानने हैं, ज्यादा भी मांग सकते हो लेकिन मिनिमम 5 रुपए तो मांगने ही मांगने पड़ेंगे एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये जो 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने इसे मार्केट में इशू किया डिस्काउंट पे यानी कि 90 पे, या फिर चलो हम एज्यूम कर लेते हैं प्रीमियम पे, क्योंकि आजकल डिस्काउंट का कंसेप्ट खत्म हो गया, फ्रेश इशू है तो उसे डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। मान लो कंपनी ने इसे इशू किया 110 रुपए में मार्केट में, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो ये किस पे निकालेंगे वैल्यू, नॉमिनल पे, यानी कि जो 5% है किस पे निकलेगा, वो उसके फेस प्राइस पे, नॉमिनल वैल्यू पे। 100 का 5% 5 रुपए एप्लीकेशन मनी होगा मिनिमम, 110 के ऊपर नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी कहता है 25% ऑफ इशू प्राइस, यानी कि अगर इस सिचुएशन में सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम एप्लीकेशन मनी निकालेंगे तो वो क्या होगा, 110 का 25%। दोनों का वर्ड याद रखना, यानी कि क्या हो गया ये 1/4, यहाँ से किया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, इतनी एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी होगी एज पर सेबी गाइडलाइन। क्लियर है ये चीज। बट नॉमिनल और इशू प्राइस का ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट में नॉमिनल और फेस वैल्यू है और सेबी में 25% और इशू प्राइस है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, मनी टू अप्लाई फॉर शेयर शुड बी एटलीस्ट डैश ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू मीन्स द सेम, तो कितनी वैल्यू होगी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं पेपर की आंसर की, जो पहली आंसर की आई थी उसमें गलत आंसर दिया हुआ था, एज पर सेबी दे दिया था आंसर की में। बोर्ड भी बड़े आंसर गलत करता, उन्होंने 25% दिया हुआ था, लेकिन बाद में मॉडिफाई कर दिया था इसे, एज पर कंपनीज एक्ट कितना होता है 5%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप कहीं से आंसर की भी देख रहे हो और आपके पास अपडेटेड आंसर की नहीं है तो उसमें आप देखोगे ये दिया होगा डी आंसर, तो डी नहीं है, बाद में रजिस्टर करने के बाद लोगों ने अपने इशू जब रजिस्टर किए तो फिर ये आंसर ए हो गया था। क्लियर ये बात। और कई बार तो ऐसे भी होता है, बोर्ड चेंज भी नहीं करता, लेकिन टेक्निकली जो उन्होंने दिया था, इतने बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सिंपल फंडे को भी वो गलत आंसर की दे रही हैं, तो इतनी छोटी छोटी चीजों में तो एरर होने नहीं चाहिए, बट वी कांट डू एनीथिंग इन दिस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, इसको भी ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन जो है ये यूपी पीजीटी में और टीजीटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्योरली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, और कुछ कुछ तो इनके सिलेबस से टच नहीं कर रहे, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करें 95% इनका सिलेबस से ही आया हुआ है, इक्का दुक्का क्वेश्चन है। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है, क्योंकि इन्होंने मनी का टॉपिक दिया हुआ है, तो ये मैं नोट भी कर लेती हूँ, एक दिन आपको क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ मनी भी पढ़ा देती हूँ, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम ये। क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ मनी जो है वो फिशर ने दी थी, ये भी ध्यान रखना, कई बार हो सकता है अभी तो फॉर्मूला पूछ लिया है, आप अगली बार पूछ ले क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ मनी किसने दी है। क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ मनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वाज गिवन बाय फिशर। तो क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ मनी की बहुत सारी इक्वेशन है, यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है फिशर की इक्वेशन। जो फिशर की इक्वेशन है वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सारे वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ, उसको मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगी आपको डिटेल में। यहाँ पे पी का मतलब है प्राइस लेवल,
और अगर मैं बात करूँ टी का मतलब टाइम पीरियड, और एम का मतलब होता है ये आपका लीगल टेंडर मनी, वेलोसिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी। एम डैश का मतलब होता है आपका क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, और वी डैश का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। जैसे 12th में आपने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा होगा, एक मनी वाला चैप्टर है M1 M2 M4 की डेफिनेशन, तो वो भी इसको देखते हुए इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें यूपी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस डिफरेंट थ्योरी ऑफ मनी। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाली एक क्लास में इन कंसेप्ट को हम डिस्कस करें, इसलिए पेपर डिस्कस करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि यूपी पीजीटी टीजीटी के बेस पे कौन से स्पेसिफिक टॉपिक स्पेशली इसी एग्जाम के लिए अलग से करने की नीड है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको अभी तो फिलहाल फॉर्मूला समझने लाए कि ये फॉर्मूला होता है एज पर फिशर। मैं आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी और प्लस एक क्लास में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। नेम द ऑडिट दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होती है, ये तो सबको ही पता होगा, उसे क्या कहते हैं? इंटरिम ऑडिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट है रेशो फाइंड आउट करने का क्वेश्चन। R and S are partners sharing profit in the ratio of 5:3. T joined the firm as a new partner. R gives 1/4 of his share. Gives अपने शेयर का 1/4 दे दिया, S ने अपने शेयर का 2/5 दे दिया, तो आपको क्या बताना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सी हमारे पास R है, S है। R का ओल्ड शेयर था 5/8 और S का था 3/8। नया ज्वाइनिंग कौन है? टी। जो आर है उसने अपने शेयर का 1/4 इसको दे दिया है, प्लस जो एस है, एस ने अपने शेयर का इसको क्या दे दिया है? 2/5। सोल्व कर देंगे, 5 1 जा 5, 8 4 जा 32, और ये 3 2 जा 6, 8 5 जा 40। यानी कि आर ने अपने शेयर में से कितना दे दिया इसको? 5/32। और जो एस है, एस ने कितना दिया है? 6/40। एलसीएम ले लेंगे, 32 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 32। 8 4 जा 32, 5 4 जा 20, 32 1 जा 32, 5 1 जा 5, यानी कि क्या हो गया? 15/32। देन यहाँ पे किया 40 एलसीएम आ गया है, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 15 माइनस 6 9/40। देन आफ्टर दैट इसको किया सोल्व, दोनों का एलसीएम निकाला, 40 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से 8 को मना गया, क्या बचा? 8 4 जा 32, 8 5 जा 20, यानी कि यहाँ पे 32 है, 8 4 जा 32, 5 की कमी है, 5 5 जा 25, 40 8 5 जा 40, 4 की कमी है, 6 4 जा 24, यानी कि क्या हो गया आपका? 49/5 4 जा 20, 160। अब आपका पहले का रेशो है, यानी कि आर का 15/32, इसका है 9/40 और इसका है 49/60, 160। सबको इक्वेट करना है, इनका 160 एलसीएम आ गया। 32 में 160 कब आएगा? 5 जा पे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। 40 में 60 कब आएगा? 4 जा पे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम। अब इसको देख लिया, 15 5 जा 75, 9 4 जा 36 एंड 49 1 जा 49, यानी कि आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Then after that, question number 91. The process that entail a proper and rational distribution of work between the member of staff of the organization is called. देखिए कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, एक बेस्ट तरीका अडॉप्ट करती है जिसमें वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाता है कि एक का किया हुआ काम दूसरे से रीचेक हो जाए और जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स अलग से लगाने की जरूरत ना हो, कंटिन्यू वर्क जो है क्रॉस चेक होता रहे, उसको बोलते हैं इंटरनल चेक। तो रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क क्या कहलाता है? इंटरनल चेक, या फिर
आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वो कौन सा तरीका है, व्हाट आर द वेज इन विच द वर्क डन बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय द अदर पर्सन, या द सिस्टम एंड अरेंजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन विच वर्क डन बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय द अदर पर्सन, तो उसको भी क्या बोलेंगे, इंटरनल चेक। यहाँ पे पूछा है रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीका है जिससे कि जो है जो वर्किंग स्टाफ है उसमें वर्क को असाइन किया जाता है, तो इसका आंसर भी इंटरनल चेक है। और इसको अदर तरह से भी देखें तो इसके कंसेप्ट को समझिए कि इंटरनल चेक होता क्या है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, यानी कि कंपनी क्या है, कई बार अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट का क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रहती है तो टाइम टू टाइम अपने आप ऑडिट कराती रहती है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल इवेल्युएशन, कई बार कंपनी क्या है अपनी एसेट्स लायबिलिटी को इवेल्युएट करती रहती है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कराती है, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कराती है ताकि मैनिपुलेशन ना हो जाए, या जो अकाउंटेंट है, जो सीए है कंपनी का, वो कुछ मैनिपुलेशन ना कर ले। इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल स्ट्रेटजी, इंटरनल सिस्टम जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको टाइमली अचीव करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें कुछ मनी के कंसेप्ट है। एज आई टोल्ड यू, एक बार मनी वाला चैप्टर तो करेंगे ही, अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। हु सेड मनी कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच विद इन अ सोसाइटी आर ऑफ जनरली एक्सेप्टेबिलिटी, ये ऑथर की डेफिनेशन दी हुई है। एज आई टोल्ड यू, तो क्रैमिंग वाला काम होता है, ये दी थी एली ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अलग अलग ऑथर अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, तो जितनी भी डेफिनेशन मिलती है उसको एक दो बार रीडिंग कर लीजिए तभी ये याद होता है, अदरवाइज तो सबको ऑथर की डेफिनेशन क्रैमिंग है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो कि क्रैम कर पाते हैं, बट ट्राई टू डू इट, क्योंकि ऑथर की डेफिनेशन अच्छी खासी आजकल आ रही हैं, 4-5 आ जाती हैं, जिससे कि वही सिलेक्शन रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जितनी भी डेफिनेशन जहाँ पे भी दिखती हैं, जिस भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कोशिश करिए। एनसीईआरटी में भी दुनिया भर की डेफिनेशंस हैं, और भी मैं आपके साथ मटेरियल शेयर करती रहती हूँ, उनमें भी कुछ डेफिनेशंस हैं, और टाइम टू टाइम मैं और भी ऑथर की अलग अलग डेफिनेशन शेयर करती रहूँगी आपके साथ, तो वो आपका काम रहेगा क्रैम करना, उसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, द एंटरप्राइज इज एक्सक्लूसिवली ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय और स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज, ऐसी एंटरप्राइजेस जिसकी ओनर गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट ही मैनेज और कंट्रोल करती है, उनको बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा गवर्नमेंट कंपनी क्यों नहीं है। देखिए, ऐसी कंपनीज जिनकी होल्डिंग का एक पर्टिकुलर परसेंटेज, यानी कि जिनकी होल्डिंग का 51% और मोर गवर्नमेंट के हाथ में है, उन्हें बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। और जिसकी ओनर भी गवर्नमेंट है, मैनेज भी गवर्नमेंट कर रही है, कंट्रोल भी गवर्नमेंट कर रही है, उसे बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। लाइक इंडियन रेलवे, लाइक पोस्ट ऑफिस, ये क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस। किसी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आया था कि उन्होंने सर्विस बताया था, आई थिंक पोस्ट ऑफिस था, और पूछा था कैसी एंटरप्राइजेस है, तो वो कैसी है, पब्लिक एंटरप्राइजेस। और अगर आप लेक्चर भी देखेंगे तो ऑलरेडी मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 94, रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज इज डिपिक्टेड टू रिपेयर अकाउंट। सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज, रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, उसको कहाँ दिखा दिया, परचेज इज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, रिपेयर अकाउंट में दिखा दिया। अब रिपेयर ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, अब यहाँ पे क्या है, परचेज बोला हुआ है। आपके लिए तो वो नहीं है ना, आपने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चे किए, आपके लिए क्या है, वो कैपिटल। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि आपने वो खरीदी है और उसे वर्किंग कंडीशन में आप लेके आए हो। अगर खरीदने के बाद, यूज करने के बाद आप उस पर काम कराते हो तो वो कैसे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे परचेज किया था मशीनरी में वैल्यू आनी चाहिए थी, और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया, जो कि गलत है, और इसको क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि आपने सही प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। प्रिंसिपल कहता है कि भाई कोई भी एसेट परचेज करते हो और उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं
वो उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं, यानी कि कैपिटल नेचर के होते हैं, उसके लिए अलग से एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. She joined firm as a new partner and contributes 6,000 as premium for goodwill in cash. Here the premium for goodwill shall be shared by A and B on the basis of new profit sharing ratio, that is this. आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है और नए पार्टनर का प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आपको पता है जब नया पार्टनर अपना प्रीमियम और गुडविल लाता है तो उसको किस में बांटते हैं, सेक्रीफाइस रेशो। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हमारे पास ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी, जिनका ओल्ड रेशो था 3/5 और इसका 2/5, माइनस न्यू रेशो 5/10 माइनस 3/10। 10 एलसीएम आ गया, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी कि 1/10। 10 एलसीएम आ गया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 यानी कि 1/10। 1/10 1/10 का मतलब है सेक्रीफाइस क्या हुआ, इक्वल। तो ये 6,000 3,000 में आपस में बढ़ जाएंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई डाउट। कैलकुलेशन क्लियर है, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। पता नहीं जिसने पेपर भेजा था उसने कौन सी कैलकुलेशन करी जिससे कि ए आंसर टिक किया हुआ है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी, नहीं कहाँ दे रहा है आपको, ये तो क्वेश्चन देखिए, अरे वो सिर्फ कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये लिखने वाले ने गड़बड़ की हुई है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। शी ज्वाइन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर एंड कॉन्ट्रीब्यूट ₹6,000 as premium for goodwill in cash. Here the premium for goodwill shall be shared by A and B on the basis of the new profit sharing ratio, that is this. On the basis इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिएगा हिंदी में आइए। आपको कह रहा है 6,000 की राशि ख्याति के लिए प्रीमियम के रुपए में नगद है। यहाँ ए एंड बी के मध्य ख्याति के प्रीमियम का बंटवारा होगा यदि नया अनुपात ये है तो। ये इंग्लिश की ट्रांसलेशन गलत की हुई है। क्या कह रहा है, अब इससे समझ आ रहा है हिंदी से। जब कंफ्यूजन हो तो दोनों लैंग्वेज पढ़ देनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, अब अगर हम DSSB की बात करते हैं तो इंग्लिश जो है वो फाइनल है। यूपी टेट में अगर कंफ्यूजन हो तो जो हिंदी में आंसर होगा, यूपी टेट कह रही हूँ, यूपी पीजीटी टीजीटी में जो हिंदी में होगा वो फाइनल है। अब आप देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि भाई ख्याति का प्रीमियम का बंटवारा होगा यदि नया रेशो है तो। और ये गूगल का ट्रांसलेशन क्या कह रहा है, जैसे हम भी गूगल से ट्रांसलेट करते कई बार कंफ्यूजिंग लैंग्वेज कर देता है ना, तो वही यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है कि नया रेशो दिया हुआ है, इसमें नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है। तो कई बार हम ऐसे भी फंस जाते हैं। अब आप इसे पढ़ के करोगे तो ऑब्वियसली गलत आंसर करोगे। तो जब भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि हमें पता है जो नया पार्टनर लाता है ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो। बहुत ही 99.9% चांस क्या होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन ऐसी चीज़ों की आए तो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ डालना चाहिए, ताकि जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो क्लियर हो जाए। प्रीवियस ईयर करने का यही फायदा होता है कि हमें ये भी पता चलता है कि बोर्ड किस तरह के एरर करता है और हमें क्या टेक केयर करना है। क्लियर है, क्योंकि देखो बेटा डिस्कशन आप जब पढ़ते हो ना, इट में भी पॉसिबल आप पढ़ते हुए ये चीज़ ध्यान ही ना दो, लेकिन जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना तो वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। इट में भी पॉसिबल मैं आपको नहीं पढ़ा रही होती तो मैं भी ध्यान नहीं देती, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाती हूँ तो एक बार मैं ज़रूर देखती हूँ, चलते फिरते देखूँ, चाहे ओवरव्यू करके देखूँ, ताकि कोशिश ये रहे कि मैं मिनिमम टू मिनिमम एरर हूँ। क्योंकि भाई मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ, इट में भी पॉसिबल मैंने जल्दी में रीड किया, हो सकता है मैं कुछ गलत रीड कर दूँ। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ के रहूँ। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का बेसिक एविडेंस क्या है, जिसको क्या कहते हैं, वाउचर्स बेसिक एविडेंस होते हैं।
जो कि वाउचिंग में यूज होते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है ये उनके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। इफ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनइलास्टिक, if the demand of a commodity is inelastic, an increase in price of price will cause the total expenditure of the consumer of the goods to। inelastic का मीनिंग क्या होता है? inelastic का मीनिंग होता है कि आप प्राइस अप करो या डाउन करो, डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर inelastic है किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट की डिमांड और उसका प्राइस अप होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? अप होगा। प्राइस डाउन होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? डाउन होगा। लाइक शुगर, सॉल्ट, प्राइस अप हो जाए या डाउन हो जाए, हम कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते। नेसेसरी गुड्स होते हैं जो, उन नेसेसरी गुड्स की जो डिमांड होती है वो क्या होती है? इनइलास्टिक। तो यहाँ पे अगर प्राइस अप हो रहा है, हमारी सिचुएशन में इंक्रीज प्राइस कह रहा है, प्राइस अप हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इनइलास्टिक मीन्स देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस बढ़े या कम हो, उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिमांड फिक्स रहेगी। तो जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा सेम क्वांटिटी के लिए उतनी ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 98। अगर आप देखोगे तो आपने सारे लेक्चर जिसने देखे हुए हैं उसको खुद पता चलेगा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, इक्का दुक्का टॉपिक को छोड़ दो, बाकी मैक्सिमम सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं हम सिलेबस में, मैक्सिमम पार्ट। अशोक लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम टाटा एंड सन्स फ्रॉम ₹4,1,20,000 दिस इज। अब आपको साफ साफ बताया था मैंने सबसे पहली क्लास में, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ही समझाए थे। बताइए क्या है ये? देखिए आपको बताया था ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें एक आउटसाइडर पार्टी होती है, क्योंकि परचेज की बात हो रही है तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन। और इवेंट क्या है? इंटरनल अफेयर होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, स्टॉक को इवेलुएट करना, स्टॉक की वैल्यूएशन करना, या फिर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई, डायरेक्टर चेंज हो गया, कंपनी के जो इंटरनल अफेयर है उनको क्या कहते हैं? इवेंट। ट्रांजैक्शन मॉनेटरी होती है, इवेंट मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों होती है। याद आ गया? जिसको याद नहीं है रिवाइज करते समय इस तरह से बोल के रिकॉल कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फॉरफिटेड शेयर कैन बी रीइशूड। फॉरफिटेड शेयर को रीइशू किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है। देन आफ्टर दैट अ नोटिस ऑफ 14 days टू शेयर होल्डर इज नेसेसरी बिफोर फॉरफिटिंग द शेयर। शेयर फॉरफिट करने से पहले 14 दिन का नोटिस देते हैं, ये भी करेक्ट है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। हाँ जी, जो इनिशियल खर्चे होते हैं, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होते हैं, इनके लिए इशू का प्रीमियम यूज कर सकते हैं। द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ प्रॉफिट फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में नहीं, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है फॉरफीचर करके तो फिर री इशू करके उसे कहाँ करते हैं? याद होगा आपको एंट्री करी थी और उसमें बताया गया था कैपिटल रिजर्व। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 100, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी द ऑडिटर शुड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू। अगर ऑडिटिंग कंप्लीट हो गई है तो ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा शेयर होल्डर को, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है या फिर किसको देता है? शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे डायरेक्टर तो है नहीं तो वो सीधा कौन सा ऑप्शन होगा? शेयर होल्डर। और अगर डायरेक्टर होंगे तो पहली, जब तक ऐसी ऑडिटिंग नहीं है जो कि शेयर होल्डर ने डायरेक्टली कराई है, उस सिचुएशन में ही सिर्फ शेयर होल्डर को ऑफर की जाती है रिपोर्ट, वरना सबसे पहले किसको हैंडओवर की जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो ये कुछ आंसर सिचुएशनली होते हैं, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तब हम कुछ और पढ़ते हैं, लेकिन गिवन ऑप्शन के हिसाब से भी हमें चूज करना पड़ता है। लेजर इज अ बुक ऑफ, लेजर क्या है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री,
और ओरिजिनल एंट्री कौन होता है? जर्नल। फर्स्ट एंट्री ओरिजिनल एंट्री, वो क्या होता है? जर्नल। तो हमसे लेजर पूछा था, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट सिस्टम का है। हायर परचेज के भी टीजीटी में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट से। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू पूछ रहा है। पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज मेड इन एग्रीड इंस्टॉलमेंट, सही है भाई, जितना एग्रीड इंस्टॉलमेंट है उसमें पेमेंट करेंगे। देन आफ्टर दैट, ऑन डिफॉल्ट ऑफ अ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलर हैज अ राइट टू टेक बैक द एसेट। अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफॉल्टर हो जाता है तो ओनर एसेट को ले जाएगा, गलत जवाब। आपको बताया था इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जैसे ही पोजीशन गेट होती है वैसी ओनरशिप गेट होती है, वो एसेट को बैक नहीं ले जा सकते, वो अपनी ड्यू अमाउंट को रिकवर करने के लिए उन्हें कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, उनके ऊपर केस कर सकते हैं। परचेजर प्रिपेयर एसेट अकाउंट, सेलर अकाउंट एंड इंटरेस्ट सस्पेंशन अकाउंट, हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, लोकल बंदा नहीं करेगा, इंडिविजुअल नहीं करेगा, कंपनी सारे अकाउंट मेंटेन करेगी। परचेजर हैज अ राइट टू सेल द एसेट एट एनी टाइम आफ्टर रिसीविंग, जो बंदा खरीदता है वो किसी भी टाइम पे एसेट को बेच सकता है, उसकी बची हुई ईएमआई वो बंदा देगा जिसने खरीदी है, या वो बेच के पैसा आके सारी ईएमआई चुका के लोन को खत्म कर सकता है। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि वो लोन ट्रांसफर कराता है या वो फुल पे अमाउंट कर देता है। तो ये भी क्या है? करेक्ट है। कई सिचुएशन में क्या होता है, आपने लोन पे इंस्टॉलमेंट में चीज ली हुई है, ईएमआई जा रही है, तो जिस बंदे को आप सोल्ड आउट करते हो उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर आप लोन ट्रांसफर करा देते हो और बची हुई ईएमआई वो भरता रहता है। अगर उसके पास पैसा है तो वो आपको पूरा पेमेंट दे देगा। आप जो बिजनेस का ड्यू अमाउंट है उसको पे आउट करके आप लोन को खत्म कर दोगे, एनओसी ले लोगे। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 103। इन इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल अमंग द थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग कंज्यूमर। देखिए, अगर हम इकोनॉमी में इन जनरल कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ, इन जनरल पूछा है, तो वहाँ पे इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो भी किसी भी इकोनॉमी में इनकम है उसे डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिवाइड करते हैं, क्या डिवीजन है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में इनकम को जो बांटा जाता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय डिफॉल्ट। बाकी डिपेंड करता है कौन से कंसेप्ट में, किस सिनेरियो में हम उसको स्टडी कर रहे हैं। स्पीड सही चल रही है, जल्दी तो नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है ना? कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑनलाइन में पता नहीं चलता, फ्लो में मेरी स्पीड ज्यादा ना हो। मतलब समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं जल्दी जल्दी भाग रही हूँ। नहीं, इसमें मैंने आपको बताया थोड़ा सा भी मेहनत करोगे, टीजीटी में ज्यादा नहीं है, इसलिए कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। आपने अगर पिछली बार की भी देखी हो तो 125 में से मतलब ऐसे बंदे जिनका 112 से ऊपर करेक्ट था, आई थिंक उनका सिलेक्शन हुआ है। 112 या 113 लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के, तो बुलाते तो वो डबल ट्रिपल है, लेकिन सिलेक्शन जो मेन बंदे जो पोस्ट हुए उनका सबका 112 113 से ऊपर ही था मार्क्स। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तो बड़े आसानी से हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी से भी पढ़ा होगा आपने बार बार। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कंपैरेटिवली टीजीटी का पेपर मुझे इनका इजी ही लगता है, काफ़ी इजी है। कुछ कंसेप्ट को और पढ़ लो जो स्पेसिफिक है, तो मैक्सिमम पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। द मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग देयर आउटपुट एट दैट पॉइंट। किस पॉइंट पे मोनोपोलिस्ट हो या कोई भी फर्म हो, सारा का एक ही फंडा है, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ये बात को? बी। ये भी जनरल थिंग है, बहुत बार डिस्कस होता है जब हम कुछ भी पढ़ते हैं। किसी भी मोनोपोलिस्ट हो,
परफेक्ट हो या फिर मोनोपोली हो, सब में यही फंडा अप्लाई होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट नहीं है? कोऑपरेशन होता है कोऑर्डिनेशन में, हाँ जी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से बातचीत होती है। मोटिवेशन नहीं होता, मोटिवेशन इज द डिफरेंट थिंग, कोऑर्डिनेशन का मोटिवेशन से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी सिंपल था, कुछ ज्यादा इसमें समझाने का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 107, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी के ऊपर भी एक पीडीएफ में भेजूंगी, मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना 1-2 दिन वेट करने के बाद। सेफगार्ड क्या होता है? सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब है जैसे बाहर से जो इंपोर्ट करके लाया जाता है गुड्स अपनी कंट्री में यूज करने के लिए, तो कई बार क्या होता है जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो प्राइस, क्योंकि हो सकता है कि आप इंपोर्ट करके जो गुड्स लाए हैं वो सस्ता पड़ जाए, और मैन्युफैक्चरर हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके पास इतनी अपडेटेड टेक्निक्स नहीं है, उनका प्रोडक्ट कॉस्टली होता है तो वो सस्ते में नहीं बेच पाते। तो उस चीज से बचने के लिए, ताकि उनका ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी लगाती है, ताकि सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से जो इम्पोर्टेड गुड्स है उनका प्राइस क्या हो जाए, अप हो जाए। क्योंकि वो जो जैसे आजकल आप देखते हो अलग अलग कंट्री में ट्रीटी होती है कि भाई आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, आप एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, आप ये नहीं करेंगे, वो आपस में ट्रीटी कर लेते हैं। तो उस चीज को अगर वो ये चीज हो गई, ट्रीटी हो गई, तो इंपोर्ट ड्यूटी तो लगा नहीं पाएंगे। लेकिन सेफ्टी के लिए, डोमेस्टिक सेफ्टी के लिए इंडिया में क्या लगाई जाती है? सेफगार्ड ड्यूटी। तो इस सेफगार्ड ड्यूटी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरर है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरी बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम तक सेफगार्ड ड्यूटी लगाओगे। मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का 10 ईयर। 10 साल से ज्यादा आप सेफगार्ड ड्यूटी अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी इसका डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, एक बार जितना डिटेल में शेयर करती हूँ उनको रीड आउट जरूर कर लेना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें समझाने की नीड नहीं है, बट यू शुड हैव द स्टडी मटेरियल एंड गो थ्रू इट। तो उसको सारी चीजें जो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ एक बार पढ़ा जरूर करूँ। क्वेश्चन नंबर 108, इन केस ऑफ सब लीज रॉयल्टी अर्न्ड बाय द लीजर इज क्रेडिटेड टू। आई थिंक हमने सब लीज का कंसेप्ट किया था क्या डिस्कस रॉयल्टी में? नहीं किया मुझे लगता है। देखिए समझ लीजिए सब लीज क्या होता है। देखो कोई चीज जब पेपर करते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट है, क्योंकि हर एक टॉपिक इतना लेंथी है कि पॉसिबल नहीं है सारी चीजें उसकी कवर अप करना। सब लीज का मतलब क्या होता है, मैं जनरल बोलती हूँ। देखिए मंजू ने क्या किया, मंजू ने हेमलता को दिया एक फ्लैट किराए पे, और आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज डरा लिया कि मैं इसे थर्ड पार्टी को रेंट पे दे सकती हूँ। तो मंजू ने हेमलता को दिया और सपोज हेमलता ने इस फ्लैट को चारू को दे दिया। अब चारू से जो पैसा मिलेगा, हो सकता है मैंने हेमलता को दिया हो 16,000 पर मंथ और उसने चारू को दे दिया हो 20,000 पर मंथ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे 16,000 मिलने चाहिए। अगर मैंने थर्ड पार्टी अलाउंस दी है तो मुझे अपनी एक्चुअल पेमेंट से मतलब है। हेमलता अपने फायदे के लिए उसे एक्स्ट्रा पे देना चाहती तो दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लोज है या नहीं। अगर क्लोज नहीं है तो हेमलता को दूसरे बंदे को थर्ड पार्टी को रेंट पे देने से पहले मंजू से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने पहले से ही क्लोज डलवा लिया है तो आपको मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, सब लीज हो या कुछ हो, मेरे लिए क्या है, ये 16,000 जब मुझे मिलेगा मेरे लिए है रॉयल्टी रिसीव्ड। तो मैं तो एंट्री वही करूंगी, कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट। यानी कि अगर सब लीज है और उसमें रॉयल्टी मिलती है तो लीजर यानी कि ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट और प्रॉपर्टी, उसकी बुक में क्रेडिट क्या होगा, उसकी बुक में रॉयल्टी क्या होगा, क्रेडिट। बताइए क्लियर है कि नहीं? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास में मैंने पूछा भी था आप लोगों से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाला, तो ये भी क्वेश्चन आ गया है। अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूडेड। आपको पता था 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो होती हैं जो कि क्वांटिफाई की जा सकती है, जिससे कि नंबर
में कोई रिडक्शन होती है परसेंटेज में, नंबर से, यानी कि जो इनफ्लो ऑफ मनी है उसको रिड्यूस या इंक्रीज किया जाता है। और क्वालिटेटिव वो होती है जहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, बैंक रेट पॉलिसी। तो भाई देखिए बाकी में तो नंबर या आउटफ्लो या इनफ्लो में फर्क पड़ेगा, लेकिन रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, ये डिसीजन लेना कि एक बंदे को एक लिमिट से ज़्यादा क्रेडिट नहीं देंगे। तो इसमें अगर हम बात करें कि क्वांटिटी में कौन इंक्लूड नहीं है, तो वो कौन इंक्लूड नहीं होगा, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोरल सक्सेशन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये सारे क्या होते हैं, क्वालिटेटिव मेजर। ये भी आपको पढ़ा चुकी है। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट कराया था, एल्टोन मायो ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या सुपर प्रॉफिट कब मिलता है उसे, शॉर्ट रन। परफेक्ट हो या फिर मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक हो, तीनों ही सिचुएशन में शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस होता है, और बाकी सबका अलग अलग है। अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन की, तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं मोनोपोलिस्टिक की, तो मोनोपोलिस्टिक में भी क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं मोनोपोली की, तो मोनोपोली की सिचुएशन में लॉन्ग रन में कैसा प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट। ये चीजें भी साइड बाय साइड ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें हम कर चुके ऑलरेडी, बट हम लोग रिकॉल कर रहे हैं कंसेप्ट को। अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन, अच्छा सॉरी ये तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन 112, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड द फर्म प्रिपेयर। पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए फर्म क्या बनाती है, फर्म बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे कि डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में जो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on 28th March 2019, stock worth ₹10,000 was sold by fire. The insurance company admitted full claim. On 31st March 2019, while preparing final account, it will be shown as. See, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, lost by fire और theft, lost by fire और theft है, तो जो लॉस होता है, लॉस जो लॉस्ट वैल्यू है उसको एक ट्रीटमेंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से क्या होता है, माइनस। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, जितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलता वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाता है, डेबिट टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट। और जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है उसे कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, जो भी कंपनी है। अगर फुल क्लेम मिल जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं आएगा इन केस ऑफ फुल क्लेम। अब हमारी सिचुएशन में क्या कह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा फुल क्लेम यानी कि 10 के 10,000 एक्सेप्ट कर लिए हैं, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं आएगा। ट्रीटमेंट कहाँ होगी, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। ये भी आपको 14 भी इनिशियल इंट्रोडक्शन में हायर परचेज की किया था। अंडर हायर परचेज सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर इज बेलर एंड बेली। ऑप्शन नंबर सॉरी सी इज द राइट आंसर। इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड भी नहीं है कि हायर परचेज में जो रिलेशन है वो कैसा होता है, बेलर और बेली का। क्वेश्चन नंबर 150, Mr. X is a partner in a partnership firm. Withdraw ₹2,000 at the end of each month. Rate of interest is 5%. Interest on drawings at the end of the year will be. Interest on drawing क्या होगा, अब ध्यान से देखिए जरा।
आपको या तो सारी रेट याद हो या फिर आपको साइकिल बताया था, मुझे लगता है मुझे याद नहीं है, तो अपना वही फंडा अपनाओ। एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि हर महीने के आखिर में, तो फर्स्ट मंथ के एंड में निकाला तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा साल का, 11 मंथ, प्लस एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि ईयर खत्म होने के लास्ट में निकालेंगे, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कोई भी टाइम पीरियड नहीं बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि क्या आ जाएगा 5.5। क्लियर? और या तो आपको याद है, अच्छी बात है, 5.5 मंथ के लिए निकालना है, और नहीं याद है तो आपको क्या बताया था, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान दीजिए 2000 पर मंथ निकाला है, यानी कि 2000 इंटू 12 एनुअली कितना निकाल लिया, 24,000। टाइम कितना लेना है, 5.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ईच मंथ निकाला तो साल भर का इंटरेस्ट तो निकलेगा नहीं इस अमाउंट पे, और रेट क्या है 5% यानी कि 5/100। 20 से 20 कैंसिल, 12 टू जा 24, मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जा 10, 100 को 5.5 से किया तो ये हो गया 5500। 5500 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो इसको क्या बोलेंगे 550, यानी कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? देन नेक्स्ट, ऑडिटिंग इज मैंडेटरी फॉर, ऑडिटिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए कोई प्लेजर नहीं है, ये क्या है, कंपल्सरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आपको बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या है, ये लेजर है, एक एंजॉयमेंट है, उसके लिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर वो कराता है तो वो सिर्फ अपना स्टेटस शो करा है, नथिंग एल्स। उसमें इतना ट्रांजेक्शन ही नहीं होता कि ऑडिटिंग की नीड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज्यूम्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या एज्यूम करता है? देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक तो ये एज्यूम करता है कि सम फैक्टर्स क्या होते हैं, सम फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, और सम फैक्टर्स क्या होते हैं, सम फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। वर्ड हम सम फैक्टर जरूर यूज करते हैं, बट फिक्स फैक्टर का मतलब क्या होता है, कैपिटल, और वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या होता है, लेबर। उसके अलावा आपको डायग्राम बताया था, 3 पर्टिकुलर फेस में हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे जैसे पर्टिकुलरली जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हम फ्लोट करते हैं तो पहले फास्टर होता है, यानी कि लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट जैसे ही लगाना शुरू करोगे प्रोडक्शन फास्टर होगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से होगा, और फिर क्या हो जाएगा, स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ये होता है टोटल प्रोडक्शन। अगर इसको मैं मार्जिनल से कंपेयर करूं तो मार्जिनल बढ़ता है और फिर मार्जिनल डाउन होना शुरू हो जाता है। जब मार्जिनल 0 होता है तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। जब मार्जिनल 0 होगा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, और उसके बाद जैसे ही मार्जिनल नेगेटिव हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो ये दिमाग में हमारे सारी चीजें अब चूज करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। When marginal cost falls, total production will decrease. मार्जिनल कोस्ट जब फॉल्स होती है तो टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। सारी सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या है, अजम्पशंस। हमें बताना है कि उसकी अजम्पशंस क्या है। दिस इज नॉट द अजम्पशन। यूटिलिटी मैक्सिमाइज व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स, यूटिलिटी मैक्सिमम होती है जब मार्जिनल प्रोडक्शन डाउन होती है, ये भी कोई एजम्पशन नहीं है। सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स, ये है क्योंकि इसमें एज्यूम किया जाता है सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। देन डी, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स होती है तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, गलत है। मार्जिनल प्रोडक्शन इज 0, MP 0, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम। तो अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें बता देना था अजम्पशंस, अजम्पशंस क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से जब आप भी खुद भी प्रिपरेशन करते हो तो उसके आसपास के कंसेप्ट रिकॉल कर लिया करो, क्योंकि देखिए ह्यूमन माइंड है, अगर आप किसी चीज को फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते हैं देन उससे आपको एडवांटेज गेट होता है, आपकी मेमोरी में वो चीज लॉन्ग टाइम तक रहती है। बट अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे स्लोली स्लोली योर माइंड स्टार्ट फॉरगेटिंग ऑल दोज कॉन्सेप्ट। तो जब भी कुछ पढ़ते हो उसके आसपास की इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर लो, याद नहीं आ रही तो अपने नोट से, PDF से, कहीं से भी सर्च करके एक बार देख लो, वो साइड बाय साइड रिवीजन हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 118, ग्रीशम्स लॉ स्पेसिफाइड दैट। मुझे याद दिलाना है, ग्रीशम्स लॉ भी कराना है आपको मुझे, और एक क्या कराना है, सेफगार्ड ड्यूटीज और एक मनी। 3 कंसेप्ट कराने हैं मुझे, मतलब मैं 3 लेक्चर में ये कंसेप्ट भी आपको कराऊंगी जो कि यूपी टीजीटी के सिलेबस की। ग्रीशम्स लॉ स्पेसिफाइड दैट, ग्रीशम्स लॉ क्या कहता है, जो बैड मनी है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर निकाल देती है। जैसे पहले क्या चलता था, सिल्वर के कॉइन, गोल्ड के कॉइन चलते थे, फिर अलग चीजें अलग आई, फिर अब करेंसी आ गई, नोट्स चलने लगे। तो इसके ऊपर ये पूरी थ्योरी है, डिटेल में डिस्कस करूंगी तो एटलीस्ट मुझे चाहिए आधा घंटा कम से कम, तो मैं इसको सेपरेटली डिस्कस करूंगी आज, क्योंकि मेरा टारगेट है ये पेपर को खत्म करना। बैड मनी ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ये ग्रीशम्स लॉ स्पेसिफाइड करता है। यानी कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को बाहर निकाल देती है। गुड मनी क्या था, देखिए अगर हम सिल्वर कॉइन की बात करते हैं या गोल्ड कॉइन की बात करते हैं तो वो वैल्यू आपके हाथ में थी, लेकिन अभी आप आज जो यूज कर रहे हो वो टेंडर मनी है। यानी कि उस गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व रख के आरबीआई में उसके अगेंस्ट में नोट कॉइन इशू किए जाते हैं, उनको हम यूज करते हैं, तो वो हो गई बैड मनी। और जो एक्चुअल में उसी सर्कुलेशन में चीजें चल रही हैं उसे बोलते हैं गुड मनी। तो बैड मनी जो है गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर फेंक देती है। क्वेश्चन नंबर 190, क्लास इंटरवल आपको गिवन है 10 to 25, 25 to 40, यानी कि 15 का डिफरेंस है, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, देन एफ क्या है हमें गिवन है 6, 20, 44, एक्स एंड 3। सी ये मिसिंग वैल्यू को एक्स है क्योंकि मिसिंग ही निकालनी है, और इसका मोड क्या गिवन है, मोड गिवन है 48.6। देखिए मोड को देखिए 48.6 किस क्लास इंटरवल में आएगा। अगर मैं बात करूं 48.6 तो वो कहाँ लाई कर रहा है, इस क्लास इंटरवल में। 48.6 इन दोनों के बीच में आ रहा है 40 to 55, तो ये क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर लेना है। ये हो जाएगा L1, सामने वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0, उससे पहले वाली को इसको सामने वाली को बोलते हैं F1, पीछे वाली को बोलते हैं F0 और नेक्स्ट को बोलते हैं F2। अब मोड का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें ये फॉर्मूला होता है। मोड आपको गिवन है 48.6, लोअर लिमिट है 40 सिलेक्टेड कैटेगरी की, F1 है 44, F0 है 44, ये उल्टा लिख दिया मैंने, F1 माइनस F0 होगा। F1 है 44, F0 है 20, 2F1 यानी कि 88 माइनस F0 20, F2 इज X इंटू Y मीन्स डिफरेंस कितने कितने का है 15 का। ये प्लस है उधर जाके माइनस कर देगा 8.6, 44 माइनस 20 24, 24 इंटू 15, 24 इंटू 15, 5 4 जा 60 और ये हो जाएगा आपका 360, 15 2 जा 30 और ये 6 कैरी 360, 88 माइनस 20 68 माइनस एक्स। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 8.6 इंटू 68 अपना फंडा अप्लाई करोगे एंड देन मल्टीप्लाई इट। इसको आप करोगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट 584.8। इसको x से करेंगे माइनस 8.6x, ये उधर 1 से करेगा 360, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 224.8, 8.6 प्लस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। अब आप 224.8 को 8.6 से डिवाइड करोगे तो आपको गेट होगा इसको 26 पॉइंट, मतलब बहुत बड़ा आ रहा है, मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ, 26.14 आ रहा है, 26.14। ऑप्शन में ढूंढोगे तो 26 अप्रोक्सली गिवन है, 14 नहीं गिवन है, तो हम इस गिवन ऑप्शन में क्या चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
बताइए कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं। अगर किसी स्टेप में डाउट हो देन यू कैन आस्क। क्लियर है सबको? ऑल क्लियर है? वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, पर ये है कि इनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और टाइम भी सफिशिएंट होता है, तो जस्टिफाई इनके अकॉर्डिंग तो है ही। बहुत बच्चे तो गिवन टाइम से आधा एक घंटा पहले ही पेपर, अगर आपको पेपर आता है ना तो आपको सिर्फ इनका पेपर कंप्लीट करने में 60% टाइम ही कंज्यूम होगा। 60-70% टाइम में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट आपने सारे कंसेप्ट पढ़े होने चाहिए। लेजर इन एन अकाउंटिंग बुक्स इन विच, लेजर वो अकाउंटिंग बुक है जिसमें रियल, पर्सनल, नॉमिनल सारे के सारे अकाउंट ओपन किए जाते हैं। 120 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइटम इज कंसिडर मटेरियल इफ इट इज, एक आइटम को मटेरियल कंसिडर करते हैं अगर ये होता है। कैसा होता है? सिग्निफिकेंट टू यूजर, अगर कोई आइटम यूजर के लिए सिग्निफिकेंट है तो उसे मटेरियल मानेंगे, अदरवाइज उसे इमटेरियल मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है? AS 6 के अकॉर्डिंग परचेज गुडविल टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यस, क्योंकि AS 26 ये कहता है कि सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। अगर आपने गुडविल को पहले से किसी का रनिंग बिजनेस खरीदा है, उसमें गुडविल भी आई है, साथ में उनकी रेपुटेशन क्रिएट हो रखी है, उन्होंने वैल्यू की है और उसका पैसा आपसे चार्ज किया है, तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल हैव टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स के केस में आप देखते हो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, तो नया पार्टनर आता है या ओल्ड पार्टनर लीव करता है, उसकी डेथ होती है या रिटायरमेंट के थ्रू लीव करता है, तो उसे गुडविल का शेयर भी मिलता है। इट मीन्स पार्टनरशिप के सिचुएशन में जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको भी कैलकुलेशन में क्या किया जाता है? शो किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, गुडविल इंटेंजिबल है, वी कांट टच एंड सी, करेक्ट। गुडविल इज फिक्टिशियस एसेट, करेक्ट। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ये ऐसी एसेट्स हैं, ये एसेट नहीं है एक्चुअल में, ये एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक साथ करके उसका बेनिफिट एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में गेट करते हैं, और इसी वजह से एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस से उसको राइट ऑफ ना करके इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करते हैं। इसलिए जब तक वो पूरी अमाउंट राइट ऑफ नहीं हो जाती उसको फिक्टिशियस एसेट दिखाते हैं, लाइक प्राइमरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। तो अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल डेफर्ड एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पे एज पर सिचुएशन हमारा मतलब नोट करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी, और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 123, रेपो रेट मीन्स, अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। रेपो रेट वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक मनी बोरो करते हैं, किससे? RBI से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी, हायर परचेज, वैसे ऑप्शन इकोनॉमिक्स के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने एनालाइज किया हो तो, बट ये है कि सब बार एक ही पैटर्न फॉलो नहीं होता, हो सकता है अगली बार कोई और टॉपिक उठा के उसके भर भर क्वेश्चन दे दिए। इट डिपेंड ऑन द सेटर ऑफ द पेपर। इन द बुक्स ऑफ लीजी द अनरिकूप्ड अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर टू, अभी मैंने जब इसी पेपर में एक पीछे डिस्कस किया था तो आपको बताया था अनरिकूप्ड का मतलब है जो कि अब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा कि कैरी फॉरवर्ड का टाइम पीरियड 2 ईयर है, 2 ईयर में जितना लीजी ने फायदा ले लिया, जितना उसने पहले ज्यादा अमाउंट दी थी उसका वो हो गया, बची हुई क्या हो गई? अनरिकूप्ड। तो जो अनरिकूप्ड है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रॉयल्टी में, मिनिमम रेंट में, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? आप लोग बताएंगे मुझे, मैंने बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास में। एनीबडी, कहाँ ट्रांसफर करेंगे अनरिकूप्ड को? जिसने पढ़ा हो नोट्स और लास्ट क्लास देखी हो उसको पता होगा।
कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम? इनमें से कौन सा हायर परचेज सिस्टम का फीचर नहीं है? ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होती है। पोजीशन इज गिवन इमीडिएटली, जैसे ही आप खरीदते हो आपको पोजीशन मिल जाती है गुड्स की, ठीक है। ऑन डिफॉल्टर द सेलर हैज अ राइट टू रिपोसेस द गुड्स, अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं तो जो सेलर है आपके गुड्स को उठा के ले जाएगा। ये हायर परचेज में होता है, क्योंकि इसमें आपको बताया था इन केस ऑफ हायर परचेज जो राइट है वो ओनर को तब तक गेट नहीं होता जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम आप जैसे ही चीज खरीदते हो वैसे ही आपको राइट गेट हो जाता है, बट हायर परचेज में राइट गेट नहीं होता है। इसलिए डिफॉल्टर की सिचुएशन में जो कंपनी है गुड्स को वापस उठा के ले जाती है, रिप्रोसेस कर सकती है। ओनरशिप इज ट्रांसफर इमीडिएटली, गलत है ये। ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती है। ओनरशिप लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है उसको पे आउट करने के बाद ट्रांसफर होती है। तो इस एज पर सिचुएशन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारा टीजीटी 2021 का पूरा पेपर।